नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1765 के जो इलाहाबाद की संधि थी उसके तहत ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए थे। तो इसके लिए भू राजस्व का संग्रहण करने के लिए उसने 2 उप दीवान की नियुक्ति की, क्योंकि वो जानता था कि हमारे पास इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है कि हम इतने बड़े एरिया में भू राजस्व का कलेक्शन कर सकें। तो उप दीवान के माध्यम से भू राजस्व का कलेक्शन तब किया जाता था और ब्रिटिश जो कंपनी थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में भू राजस्व का कलेक्शन करती थी। और इसमें जो ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे वो बड़ी मात्रा में इस भू राजस्व को अपनी जेब में डाल लेते थे और एक तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में बड़ी मात्रा में भू राजस्व को अपने पास रख लेते थे और अधिक मात्रा में किसानों से भू राजस्व उस समय लिया जाता था। और ब्रिटिश कंपनी को ये नहीं पता था कि भारत में अकाल जैसी भी कोई चीज़ पड़ती है, इसलिए उस दौरान हमको भारत में बड़ी मात्रा में अकाल जैसी स्थिति भी देखने को मिली, क्योंकि अल नीनो के इफेक्ट के कारण भारत में 3-4 साल में एक बार अकाल होता ही था। तो उस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में हमको अकाल देखने को मिला। तो इसको देखते हुए 1700 और इस अकाल में काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो इसको देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक नई भू राजस्व रेगुलेटिंग एक्ट के समय जब वॉरेन हेस्टिंग वायसराय वो गवर्नर जनरल हुए बंगाल के, और तो उन्होंने क्या किया कि एक नई भू राजस्व व्यवस्था वो लेकर आए और उस भू राजस्व व्यवस्था का उन्होंने जो वो था भू राजस्व व्यवस्था वो 1 ईयर की कर दी, 1 ईयर की कर दी। अभी तक क्या था कि जो सरकार डायरेक्ट भू राजस्व किससे लेती थी, आपका किसान से लेती थी। लेकिन अब सरकार और किसान के मध्य एक मिडिल मैन आ गया, उसको क्या बोला जाता था, जमींदार या जागीरदार बोला जाता था। और इस जमींदार या जागीरदार को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आप 1 साल के अंतर्गत 1 साल का हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इतना इस एरिया में मतलब इतना हमको भू राजस्व चाहिए और उस एरिया और इतना एरिया ये आपके अंडर में आएगा, मतलब आप इस एरिया से इतना आप कलेक्शन कीजिए भू राजस्व का। तो अब ये व्यवस्था चलती रही और ये व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक चली, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली। और इसके बाद इस 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट को 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में किसने बदल दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बदल दिया और 1793 में। और 1793 में हमको ये देखने को मिल रहा है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना करके ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का कर दिया गया, 10 साल का कर दिया गया कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जमींदार को दे दिया गया। और इस समय जब स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया तो उन्होंने एक और व्यवस्था की। अभी तक क्या था कि जो जमींदार थे वो आपका ज़मीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, वो एक तरीके से ज़मीन अभी भी किसकी हुआ करती थी, वो गवर्नमेंट की हुआ करती थी। और जो आपके जमींदार हुआ करते थे वो पर्टिकुलर एरिया में भू राजस्व का संग्रहण किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जमींदार किसी एक निश्चित क्षेत्र के जितनी भी ज़मीन थी उसके क्या हो गए, वो मालिक हो गए। और 10 साल के लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि 10 साल में आप हमको इतना रेवेन्यू कलेक्शन करके देंगे। और अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम में इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करके देते तो आपकी भू राजस्व जो आपकी ज़मींदारी है वो चली जाएगी और वो ज़मींदारी किसी और को मिल जाएगी। तो ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, अर्थात स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो थे आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल अर्थात बनारस के आसपास का क्षेत्र। और इसके अंतर्गत हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो ब्रिटिश शासन जितने क्षेत्र में चलता था आपका भारत के, उसका 19% क्षेत्र पे आपका भू राजस्व ये आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रणाली लागू थी। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, अगर मान लीजिए इस व्यवस्था के अंतर्गत 100 में से 55%, अर्थात मान लीजिए किसी कोई आपका जमींदार है, उसके अंतर्गत कोई एरिया आता है और उससे ये कहा जाता है कि अगर 100 किलो अनाज होगा तो उसमें आप 55 किलो अनाज आप कलेक्ट करोगे।
तो 55 किलो अनाज जब आप कलेक्ट करोगे तो 50 किलो आप किसको दोगे, कंपनी को दोगे, और 5 किलो आप अपने पास रखोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था और ज़मींदार इससे ज़्यादा का कलेक्शन करते थे। मान लीजिए कि अगर 100 किलो अनाज हो रहा है तो ज़मींदार 80% तक का कलेक्शन अर्थात 80 किलो तक का अनाज का बोराजेस के रूप में कलेक्ट कर लेते थे, और 50 किलो तो वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो 30 किलो बचता था वो जो ज़मींदार थे वो अपने पास रख लिया करते थे, क्योंकि और वो दबाव भी बनाते थे किसानों के ऊपर, जिससे क्या होता था, क्योंकि वो कंपनी के आपके उस पर्टिकुलर जो ज़मीन है उसके वो मालिक भी थे, तो वो अपनी मनमानी किया करते थे। और इससे क्या हुआ कि किसानों की स्थिति और बुरी होती गई और दिन ब दिन वो और ज़्यादा गरीब होते गए, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ इतना ही अनाज बचता था जिसमें वे बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते थे। तो ये थी आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। और इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में भी हमको देखने को मिल रहा है कि जो आपका किसान की स्थिति किसी भी तरीके से अच्छी होते हुए हमको नहीं दिखी, और किसान की स्थिति इस व्यवस्था के अंतर्गत दिन ब दिन गिरती ही चली गई, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आपका किसके पास चला जा रहा है, ज़मींदार के पास चला जा रहा है, और ज़मींदार से वो आपका किसके पास जा रहा है, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो इसमें इस व्यवस्था में ना तो किसान के पास ज़मीन थी और आजीविका के लिए अच्छा क्या कहते हैं पैदावार कर पा रहा था। तो दोस्तों इस व्यवस्था में एक चीज़ हमको और देखने को मिल रही है कि इस व्यवस्था में मान लीजिए अगर किसी ज़मींदार की ज़मींदारी जाती थी तो उसके बाद जो नए ज़मींदार को जब चुना जाता था उसके लिए बोली की भी व्यवस्था थी, अर्थात जो व्यक्ति जो उस समय का जो भी बड़े वर्ग का व्यक्ति है जो ज़मींदार बनने योग्य है, वो अगर ज़्यादा बोली लगाता था तो उसको उस क्षेत्र की ज़िम्मेदारी दे दी जाती थी, जिससे कि मतलब जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उसमें किसानों का शोषण और बड़ी मात्रा में और बड़े व्यापक स्तर पे होने लगा। 10 साल की व्यवस्था थी जो कि पर ईयर लीज पे दी जाती थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।